सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और मंजरी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। सोनाली आपको और सुनने वाले सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सोनाली, क्या हाल चाल है? मेरे तो हाल बहुत अच्छे हैं और देख रही हूँ कि आप भी बहुत खुश नजर आ रही है, रंग बिरंगी सी पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैंने अंदाज लगा लिया है कि आप भी बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां, सहेलियां, हमारे श्रोतागण भी खुश होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखो, स्वास्थ्य की बात करना भी बहुत जरूरी कि सबके हाल बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए और उस हाल के पीछे हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है इसकी बात भी हम ध्यान रखें। और क्योंकि आज विषय है ना हमारा। जी, आपका इशारा मैं समझ गई, क्योंकि आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है कि जो मरीज होते हैं उनकी सुरक्षा का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आज विश्व ये दिवस मनाते हैं। तो आज हम उन सब बातें करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स भी लिखकर भेजे। बिल्कुल। और हम बात करेंगे परिसर की स्वच्छता के बारे में करेंगे, जिसका आज से ही अभियान शुरू किया गया है। जी। और जरा याद करो कुर्बानी में सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं सूफी अंबादास भटनागर जी के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी। और एक खास विषय है जो पति पत्नी और झूठी तारीफ। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूलों में हमें पढ़ाया गया बचपन से कि झूठ ना बोले, पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारी झूठ के कारण हमारे रिश्तों में सुधार आ जाता है। वो एक रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। बिल्कुल। तो पर ऐसे नहीं है कि बस तारीफ कर दी तो सामने वाला खुश हो जाता है। तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे श्रोताओं ने भर भर के इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए हैं। तो और भी हमारे श्रोतागण लिखें कि आप कभी झूठी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं, आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी के भी किस्से लिख सकते हैं अगर आपको याद आ जाए तो। और साथ में व्यंजन है, तो भाई व्यंजन का दिन है, तो मूंग के दाल के व्यंजन, इसके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी रेसिपी लिखकर भेजी है। तो सोनाली, हम लोग बड़े चटखारे लेकर स्वाद के साथ इसको पढ़ेंगे, उनके व्यंजन की रेसिपी को। लेकिन उसके साथ साथ एक अगर गीत हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, है ना? तो सुनते हैं गीत। हाँ, तो सोनाली देखो, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए व्यापक जांच सुनिश्चित करना है। और इस अभियान का एक और उद्देश्य है कि मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण प्रयासों और पोषण संबंधी लाभों का समर्थन करना है। और इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं की जो जांच होती है वो प्रॉपर तरीके से हो और माता शिशु की सुरक्षा कार्ड जो होता है उसका वितरण वो भी सही तरीके से हो। इसके साथ साथ बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण एवं पोषण जो होता है, खान पान है, उन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर की स्क्रीनिंग, एनीमिया की स्क्रीनिंग जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। यानी कहना चाहिए कि माता और बच्चे, शिशु, इन दोनों के लिए पूरा ध्यान देना है इस अभियान के तहत। और इस अभियान का उद्देश्य है कि हर बहन, हर बेटी और हर माँ तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। नारी को स्वस्थ बनाकर परिवार और समाज को सशक्त करना है। और सचमुच ये है ना, स्वस्थ रहना ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मंजरी, कि अगर बीमार पड़ गए कोई लोग, तो उस बीमार की, उस पेशेंट की या कह लीजिए उस मरीज की हमें खास देखभाल करना चाहिए। पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उनके लिए है ना, कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ, एक इसमें और भी बात है कि टीबी की जांच और परामर्श और निःशुल्क इलाज, इस तरह की सुविधाएं जो दी जा रही, उसका भी पूरा इस अभियान के तहत सबको जानना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए और जुड़ना चाहिए इस अभियान के साथ साथ। और जैसे कि तुम बात कह रही थी कि भाई जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की जो हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम सभी का ध्यान रखेंगे, आसपास वालों का, अपने परिवार का, सबसे पहले तो अपने परिवार में ही हम देखते हैं, अगल बगल देखते हैं। तो अगर हम कोई भी रोगी है, किसी तरह का रोगग्रस्त है, तो उसके लिए सही तरीके से इलाज चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। और हमें भी लेकिन खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रतिवर्ष 17 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना, मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। इलाज के दौरान होने वाली लापरवाही या त्रुटि से बहुत सारे मरीजों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी लाना है। और वर्ष 2019 में WHO द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। मरीज और उसके परिजनों को भी इलाज की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
चाहिए। ये आजकल बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें डॉक्टर सब बताते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ है और क्या करना चाहिए। और वर्ष 2025 की जो थीम है वो सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड, यानी हर नवजात शिशु और हर बच्चे की सुरक्षित देखभाल, ये इस वर्ष की थीम है। बिल्कुल। WHO द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर इंगित किया गया है, जिसमें छोटे बच्चों का इलाज, उनके वजन, स्वास्थ्य संबंधी उम्र के अनुसार उनकी देखभाल होनी चाहिए। और आज के दिन बहुत सारे अस्पतालों और स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। और बहुत सारे अस्पतालों में सुरक्षित दवा उपयोग, संक्रमण नियंत्रण और बाल रोगी देखभाल पर विशेष सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। भाई हम तो यही कहेंगे मंजरी कि कोई भी ना बीमार ही ना पड़े, खुद का इतने अच्छे अंदाज से खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ताकि कोई बीमार ना पड़े और स्वस्थ जीवन सब आनंद के साथ बिताएं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ विश्व स्तर पर नवजात शिशु और छोटे छोटे बच्चों के प्रसव के समय निदान और उपचार के दौरान रोके जा सकने वाले नुकसान के प्रति संवेदनशील होते हैं। और नवजात शिशुओं के जन्म के बाद उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत ज्यादा हो जाती है सोनाली। स्वच्छता, सफाई से लेकर बीमार होने पर दवा समय पर, चिकित्सक से पूछे बिना कुछ ना दे, माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। शिशु को समय पर पिलाए और माँ को भी अपने स्वास्थ्य स्वच्छता के साथ आहार अच्छा ताजा ले। और माँ जब स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी सही से वो कर सकेगी। और अब एक गीत सुनते हैं गीत। तो सोनाली देखो, हम लोग बात कर रहे थे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर, तो ये देखो ना, उनकी सुरक्षा हम कैसे रख सकते हैं, उसके लिए भी हमें साफ सफाई पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिसर की स्वच्छता सुरक्षा पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो आसपास जो हम हमारे रहते हैं, पहले तो हम घर के अंदर की ही साफ सफाई, उसके बारे में ध्यान दें। और ये बात आपने बहुत सही कही। होता ऐसा है कि हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, है ना, पर जैसे ही हम घर के बाहर जाते हैं तो हम गंदगी फैलाने लगते हैं। इसीलिए तो परिसर की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। अगर परिसर स्वच्छ होगा तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि परिसर से जो हवा आती है वो हमारे सांस के माध्यम से आके हमें बीमार कर जाती है। बिल्कुल। और जैसे कि आपका घर, जैसे आपका रोड साइड आपका घर है, तो आप जहां तक आपको दिखता है कि हाँ चलो, और आप लोगों को जोड़े भी, अपने अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं उनको एक साथ जोड़े कि भाई चलिए आज एक दिन हम चुन रहे हैं, बहुत रोड गंदी लग रही है, हम लोग मिलकर सुबह सुबह सफाई करते हैं या पानी डालकर धोते भी हैं। कचरा अगर कोई आपको दिख रहा है गलत जगह फेंक रहा है तो उसको बोले 2 डिब्बे रखे हैं उसी में डालिए, हरे रंग के, तो आप उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा के जो बॉक्सेस रखे जाते हैं तो आप उसमें ही डालें। तो जब हम जागरूक होंगे, हमारे बगल वाले जागरूक होंगे, तो हमारी पूरी लाइन में जितने भी लोग रहते हैं वो जागरूक होंगे और सफाई होने लगेगी। ये बहुत सही बात आपने कही कि जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। होता यूं ही है ना, जैसे नारियल पानी पिया, स्ट्रॉ हम फेंक देते हैं, कुछ भी हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, बोतल वहीं फेंक देते हैं, और फिर वो बोतल जो है लुढ़कती हुई नाली में से होती हुई अंदर चली जाती है। उसमें कुछ पानी रह गया तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। तो ये जो बहुत सारे ऐसी कारणों के कारण ही बीमारियां फैल जाती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे परिसर को, हमारे घर को, हमारे आंगन को हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखें और सारे रोगों से दूर रहे। और इसके साथ साथ जब हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करते हैं तो आप हाथ धोना है, बाहर से आके हाथ धोना है, मतलब खाना खाने से पहले तो आपको हाथ धोने ही है। साथ में जब भी आप बाजार से बाहर से आ रहे हैं तो अपने हाथ मुंह धो, अच्छे से धोए, और अपने जो जूते हैं वो बाहर अगर रखने का प्रबंध है तो वहां उतारे, क्योंकि जूतों के द्वारा बहुत गंदगी अंदर आ जाती है, कीटाणु जो है ना घर के अंदर आ जाते हैं। तो बिल्कुल है ना, हमारे घरों में तो व्यवस्था होती ही है कि बिल्कुल हम घर के बाहर ही अपने चप्पलों को रखते हैं। और सोनाली, घर के अंदर के लिए हम अलग चप्पलें भी रख सकते हैं, तो वो आप पहन के रहें। और साथ में जब भी आप रोड पर जाते हैं, चाहे वो बच्चा भी हो, तो उसको बोलिए कि पैरों में चप्पल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी गंदगी रहती है उस पर, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें जो मरीज की अगर हम बात करते हैं तो उनके पूरे वस्त्र से लेकर के उनको नहलाना, समय पे उनके नाखून काटना, पैर हाथ के मालिश करना, ये सारी साफ सफाई। साथ में जो उनको आहार दिया जा रहा है वो जिस बर्तन में दिया जा रहा है और जिस तरह से उसे बनाया जा रहा है, तो उसकी स्वच्छता के बारे में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब हम शिशुओं को या मरीजों को खाना खिलाते हैं
तो हम तो ऐसे करें कि हम चम्मच से खिलाएं, पर अगर हाथ से खिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हाथ एकदम से हमारे साफ हो, नाखून कटे हुए हो, तो जो है हम मरीजों का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तुमने जैसे बच्चों की बात करी ना सोनाली, तो जो बच्चों को बॉटल से जो दूध पिलाते हैं जी, तो वो बॉटल को जब भी आप दूध दे रहे हैं अगले टाइम पर, तो बोतल को हमेशा बॉयल करके अच्छे से साफ करके दे, और ये ना करे कि बोतल में आधा दूध बच गया, बच्चे को दिया आपने, उसको फिर से आपने रख दिया, वापस वो पिला रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर उस कीटाणु पनप सकते हैं। तो हमेशा स्वच्छता का मतलब यही है कि परिसर की स्वच्छता के साथ साथ हम अपने घर के अंदर भी चीजों को बहुत ध्यान से रखें। और आज हम जरा याद करो कुर्बानी, इसके अंतर्गत सूफी अंबादास भटनागर को याद कर रहे हैं। सूफी अंबा प्रसाद भटनागर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1858 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म से उनका दायां हाथ नहीं था। जब ये बड़े हुए तब इनसे किसी ने पूछा कि आपका एक हाथ क्यों कटा हुआ है। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया, उसी युद्ध में इनका हाथ कट गया। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ है। क्या बात है जी। और सूफी अंबा प्रसाद ने मुरादाबाद तथा जालंधर में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने 1909 में पंजाब पेशवा अखबार निकाला। बाद में अंग्रेजों से बचने हेतु नाम बदलकर सूफी मोहम्मद हुसैन रखा। इस कारण ये सूफी अंबा प्रसाद भटनागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूफी अंबा प्रसाद अपने समय के बड़े अच्छे लेखक थे। वे उर्दू में एक पत्र भी निकालते थे। 2 बार अंग्रेजों के विरुद्ध बड़े कड़े लेख उन्होंने लिखे। इसके फलस्वरूप उन पर 2 बार मुकदमा भी चलाया गया। प्रथम बार उन्हें 4 महीने की और दूसरी बार 9 वर्ष की कठोर सजा दी गई। उनकी सारी संपत्ति भी अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सूफी अंबा प्रसाद कारागार से लौट कर आने के बाद हैदराबाद चले गए और कुछ दिनों तक हैदराबाद में ही रहे और फिर वहां से लाहौर चले गए। और लाहौर पहुंचने पर सूफी अंबा प्रसाद सरदार अजीत सिंह की संस्था भारत माता सोसाइटी में काम करने लगे। सिंह जी के नजदीकी सहयोगी होने के साथ सूफी अंबा प्रसाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भी अनुयायी बन गए थे और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी जिसके विरोध में उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सूफी जी की गिरफ्तारी से बचने के लिए वे नेपाल चले गए और लेकिन वहां पर वे पकड़ लिए गए और भारत लाए गए। लाहौर में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, किंतु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। सूफी अंबा प्रसाद फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वर्ष 1906 में जब सरदार अजीत सिंह को बंदी बनाकर देश निकालने की सजा दी गई तो सूफी अंबा प्रसाद के पीछे भी अंग्रेज पुलिस पड़ गई। अपने कई साथियों के साथ सूफी जी पहाड़ों पर चले गए और कई वर्ष तक वे इधर उधर घूमते रहे। जब पुलिस ने घेराबंदी कर दी तो सूफी अंबा प्रसाद फिर लाहौर जा पहुंचे। लाहौर में उन्होंने एक पत्रिका जो है वो उसे भी चलाया जिसका नाम था पेशवा। और सूफी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पेशवा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर अनेक लेख लिखे। इस कारण उनकी गिरफ्तारी की खबरें फिर उड़ने लगी। उन्हें 1897 और फिर 1907 में दूसरी बार फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुनाई गई। सूफी जी पुनः गुप्त रूप से लाहौर छोड़कर ईरान की ओर चल दिए और ईरान में ये गदर पार्टी के अग्रणी नेता थे। ये अपने संपूर्ण जीवन काल में वामपंथी रहे। ईरानी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सूफी अंबा प्रसाद ने आम आंदोलन किए। 12 फरवरी सन 1919 में ईरान में ही उनकी मृत्यु हो गई और इनका मकबरा ईरान के शिराज शहर में स्थित है। क्रांतिकारी सेनानियों में सूफी जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे आजीवन स्वतंत्रता के लिए ही साधना करते रहे। उन्होंने जेलों की कोठरियों में कठोर यातनाएं भी सहन करी। हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक संदेश सुनते हैं। मंजरी, गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल आ गई है। और देखो ऐसा नहीं है कि पति को खुश करने के लिए सिर्फ महिलाएं ही झूठ बोलती हैं, है ना। पुरुष भी ऐसा करते हैं। कई पुरुष दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहते हैं कि मेरी बीवी जैसे खाना कोई भी बना ही नहीं सकता, जैसे मेरी बीवी बना सकती वैसा कोई नहीं बना सकता। वैसे तारीफ गुणों की होना चाहिए ना, पर कभी कभार अपनों का मनोबल बढ़ाने के लिए झूठी तारीफ करना पड़े तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए ना। कि अगर कोई व्यंजन बहुत अच्छा बन गया है, नहीं बना है, तो भी पति महोदय कहते कि नहीं बहुत अच्छा बना है। हाँ, अगर उन्होंने ऐसे कह दिया कह रही क्या बनाया है, तो फिर बेचारी जो इतनी मेहनत कर रही थी, सुबह से लगी हुई थी, तो उनका एकदम मूड ऑफ हो जाएगा। तो नहीं बहुत अच्छा बना है, फिर बाद में धीरे से बोल
सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसमें ऐसा हो जाता या थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया या कुछ ऐसे हो जाता तो और भी अच्छा लगता है ना। और इसके साथ साथ देखो ना, जब घर में पार्टी हो, त्योहार या शादी, तो वो ये भी कहते हैं ना कि मेरी वाइफ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और पति से अपनी इतनी तारीफें सुनकर पत्नी भी खुश हो जाती है और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच उसका मान बढ़ता है और साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अगली बार जब भी घर में कोई फंक्शन होगा ना तो उसे अपने पति की उम्मीदों पर खरा उतरना रहता है। तो सोनाली, हम तुम्हारा समझ गए कि अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं एक अंतराल। तो सोनाली, देखो जैसे हम कह रहे थे ना कि पति की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है और भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमें उसमें एक्स्ट्रा मसाले मिलाने पड़ते हैं, उसी तरह रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए उसमें थोड़े झूठ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। और ये झूठ पति पत्नी के बीच ही नहीं, हर रिश्ते में बोले जा सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, पति पत्नी और झूठी तारीफ में तो कहूंगी कि कभी पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए झूठी तारीफ कर देता है या कभी पति पत्नी को ही नहीं करना चाहिए। छोटी तारीफ से रिश्तों में सुधार आ जाएगा, लेकिन कभी अगर आपको पता चल गया कि आपने उनकी झूठी तारीफ की है तो और भी ज्यादा बुरा लग जाता है। तो झूठी तारीफ करने की बजाय आप सच बोले कि तो आपको उनके अंदर की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और उन्हें कौन बताए, उन्हें कौन समझाए। ये ऐसी बात उन्होंने लिखी है, ये बात उन्होंने लिखी है कि भाई उसमें समतोल रखना है कि हमेशा ही तारीफ नहीं करना है। ये ऐसा अगर हम सामने वाले की तारीफ ही तारीफ करते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि अरे मेरे में कुछ कमियां ही नहीं है। अपने जो होते हैं वही हमारी खामियों को भी बताते हैं। बिल्कुल। तो अपनी खामियों, अगर अपने पति ने या पत्नी ने या किसी रिश्तेदार ने हमारी खामियां भी बताई ना तो उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हमारे अंकल और साथी लिखते हैं कि पति पत्नी और झूठी तारीफ बड़ा ही रोचक मुद्दा है। पति तो अक्सर अपने काम धंधे में उलझा सा रहता है कि पत्नी तारीफ के पुल बांधने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, सत्य है कि एक बार वैवाहिक जीवन में आने के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कर्तव्य में उदासीनता हो जाती है और जैसे ये उम्र पहले वो निभाओ फिर आगे सुध ले। और हमारे पिता तो हमारी माँ की तारीफ नहीं करते हैं क्योंकि वो तारीफ जानते नहीं है। वो कहते हैं कि जब से शादी हुई है इसे निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है निभा रहा हूँ। जब कुछ बनाए या पहने तो पतियां थोड़ी सी तारीफ कर देनी चाहिए, इनका कहना है। और उसका रसोई का काम का जो भूत है वो उतर जाएगा। और लिखते हैं कि भाई हम भी सोशल मीडिया पर चैट के दौरान भाई बहन की तारीफ करते हैं, कभी वो हमको मनोवैज्ञानिक का बादशाह कहती थी। इस तरह से देखिए, तारीफ की तो खुशी हुई ना, उसी तरह महिलाओं को बहुत सम्मान देना चाहिए। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान की भूखी होती है। वे पूरे ने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देती है, अपने मायके को छोड़ के ससुराल में आती है। आजकल तो महिलाएं वर्किंग भी है, नौकरी करती है, व्यवसाय करती है और उसके बाद में घर परिवार का ध्यान रखती है, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तो उनकी अगर थोड़ी सी तारीफ कर दी तो वे खुश हो जाएंगे, ना कि उन्हें अगर आफत कहे तो वो बहुत नाराज हो सकती है, रूठ भी जाएंगे फिर तो, है ना। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पति पत्नी के बीच झूठी तारीफ एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझना और हल करना जटिल है। झूठी तारीफ का उद्देश्य सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होती है। इसका उद्देश्य आपसी तनाव को कम करने एवं अपने पार्टनर को खुश करने के लिए होता है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सबसे ज्यादा नकारात्मक असर आपसी विश्वास पर पड़ता है। जब कभी असली तारीफ भी की जाती है तो सामने वाले साथी को वो झूठी तारीफ जो है वो झूठी महसूस होती है, उसे वो स्वीकार नहीं करता। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके अच्छे कार्य की ही और सच्ची तारीफ करनी चाहिए। बार बार हर कार्य एक की झूठी तारीफ करने से बचते हुए भले एक कार्य की करें लेकिन तारीफ असली ही करें। बहुत सही सी बात लिख रखी है और ऐसी तारीफें करनी चाहिए। लेकिन एक गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं गाने के माध्यम से ही ऐसा हम कह सकते हैं ना सामने वाले को। जब वो कहेंगी तब क्या लगेगा। सोनाली, देखो जैसे होता ना कि मतलब कहते हैं कभी कभी झूठी तारीफ हो जाए तो पकड़ने में बड़ा मजा आता है। या तो कोई काम करवाना होता है या पति पत्नी ऐसी
ऐसी मसालेदार मक्खन लगी तारीफ करते कि बस पूछो मत। अब तुम पूछोगी नहीं क्या? पूछोगी तो हम बताएंगे ना। जैसे कि पति कहता है, सुनो तुम्हारे हाथ में कमाल का जादू है, 1 कप बढ़िया कड़क चाय तुम मस्त बनाती हो। तो पत्नी कहेगी, अच्छा ऐसा क्या बनाकर लाती हूँ, लेकिन सुनिए आप में भी एक खास बात है। तो पति ने पूछा कि भाई क्या खास बात है बताओ। तो पत्नी बोली, अरे रुको पहले कड़क चाय बना के लाती हूँ। चाय पीते पीते पति ने पूछ लिया, अरे वो खास बात क्या बताने वाली थी? तो कहती है कि पत्नी कहती है कि जो तुम कहते हो वो ही करते हो। अच्छा सुनो, मुझे वो लाल दुपट्टा जो वाला सूट था ना, लाल सूट, वो पुराना हो गया, फट गया, मैं क्या करूं? तो कहती अरे उसका करना क्या है, फेंक दो, नया ले आओ। तो पत्नी कहती चले शॉपिंग पे चले। यानी इसे कहते हैं नहले पे दहला। नहले पे दहला, बिल्कुल। वैसे मूड ठीक करने के लिए भी झूठी तारीफ की जा सकती है। जैसे कि हमारे पतिदेव अगर ऑफिस से आए हैं, उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा हो, तो उनकी थोड़ी सी तारीफ करें, क्या बात है आज आप बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं। हाँ। भले ही वो ना दिख रहे हो। अच्छा ऐसा क्या? अब सोच लो तुमने ऐसा बोल दिया, ये शर्ट तो तुम्हें बहुत ही जच रही है। हाँ। इसमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बोलेंगे अरे वाह। कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तारीफ करने से खुश हो जाते हैं। तो तारीफ करते रहिए और सामने वाले का दिल जीतते रहिए। बिल्कुल। और जब देखो उधर क्या हुआ, जब पति ने पर्स उठाया, उन्होंने कहा अरे सुनती हो, इसमें 500 के 2 नोट रखे थे, किसी ने निकाल लिए। किसने निकाले? पत्नी कहती है अरे वही जादू वाले हाथों ने जिसकी तुम अभी थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहे थे। तो यानी जो तारीफ थी ना वो भी उन्हें महंगी पड़ गई, उनकी जेब पर भारी पड़ गई। तो इस तरह की भी कभी कभी पति पत्नी में ऐसी बातें हो जाती है। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, देखो ना, हमारे साथी लिखते हैं कि पति पत्नी और झूठी तारीफ अक्सर मजाकिया चुटकुलों और कहानियों का हिस्सा बनता है, जहां पति पत्नी को खुश करने या झगड़ने से बचने के लिए झूठी तारीफ का सहारा लेता है। रिश्तों की सलाह में कुछ लेख सलाह देते हैं कि कभी कभी छोटे मोटे झूठ या झूठी तारीफ रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकती है। एक हमारे साथी ने लिखा है, पति ने पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान ये कैसा खाना बनाया, इसमें नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। पति पत्नी से, जी आपको तो बस हमेशा नुस्खे निकालना आता है। फेसबुक पर इसी खाने के लिए हमें ढेरों लाइक्स और कितने सारे सो यम्मी सो डिलीशियस कमेंट्स मिल जाते हैं। क्या बात है, क्योंकि उन्होंने चखा नहीं होता है ना। फेसबुक वालों ने, उन्हें सिर्फ दिखता सुंदर है, पर ऐसी भी बात है कि पति उन्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि क्या खाना बनाया है। जब खाना बनाएंगे तब पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है। कभी कभी महिलाओं का मूड खराब हो तब खाना बिगड़ सकता है। तो हमारे घर के जो पुरुष है उनकी कोशिश होना चाहिए कि महिलाओं का मूड ना खराब होने दे। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो बस उनका मूड को संभालते रहिए। ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि तारीफ तो करना ही चाहिए, फिर चाहे झूठी ही तारीफ करनी पड़े। घर में सुख और शांति बनी रहे, इसका मूल मंत्र तारीफ करना। तो तारीफ करते रहिए और अपने सारे काम भी कराते रहिए। यानी कि बहुत सही बात लिखी, अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। एक संदेश सुन ले। हाँ बिल्कुल। और साथियों ने भी लिखकर भेजी है। एक लिखते हैं कि धर्म पत्नी की सच्ची तारीफ करता हूँ, ये मानता हूँ ऐसा होता है, पर मैं अपने लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी धर्म पत्नी की सच्ची तारीफ करता हूँ जब वो अच्छा करती है, और जब कुछ गलत होता है जो कि स्वाभाविक है तो उन्हें रियलाइज़ भी कराता हूँ। उस समय झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। हाँ, धर्म पत्नी को जब बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ काम निकलवाना होता है तो वो ज़रूर झूठी तारीफ करना शुरू कर देती है, और मैं हंसकर कह देता हूँ क्या काम है बताइए। यानी कि बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तारीफ गाना चल रहा था, तो कभी कभी ये भी होता ना कि कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तुम कितना मीठा बोलती हो, तुम्हारी खूबसूरती तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चेहरे से उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। और क्या पता भाई। और देखो जब उसका उल्टा जो होता है, जब पत्नी जो होती है ना वो बड़बड़ करती है, गुस्सा करती है, तो बस आपको यही कहना है कि तुम पहले से पतली लग रही हो, क्या डाइटिंग कर रही हो। पत्नी सब भूल जाती है क्योंकि वो बताने लग जाती है, हाँ मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। तो इस तरह घर में अगर ऐसा खुशनुमा माहौल हो ना, तो फिर घर में ना सचमुच यानी घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं कि अगर पति पत्नी की तारीफ करे, पत्नी पति की तारीफ करे, और फिर है ना बाहर के लोग इन दोनों की तारीफ करे कि आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, तब तो कमाल ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भैया तारीफ करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यंजन बनाते रहिए। हाँ, व्यंजन बनाते रहिए। और आज तो मूंग दाल के व्यंजन, जो मूंग दाल पचने में भी बहुत हल्की होती है और प्रोटीन से भरी होती है, तो मूंग दाल के व्यंजन मंजरी पढ़कर बताइए। देखो हमारी सखी लिखती हैं कि मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी चाट। धुली मूंग दाल 50 ग्राम भिगोकर पीस लें।
और 2 चम्मच तेल डालकर 2 चम्मच बेसन डालकर भूनें। मैदा में मोयन डालकर उसका आटा गूंथ लें। दाल में हल्दी, नमक, चाट मसाला डालकर भूनें। गूथे आटे को गोल पेड़े बनाएं और ये भुना हुआ मिश्रण थोड़ा थोड़ा भरें। धीमी आंच पर तलें। प्रत्येक कचौड़ी को बीच में से फोड़ें। खट्टी मीठी चटनी डालकर सर्व करें। तो देखो ऐसा ही होता है कि कई बार क्या होता है कि मूंग की दाल हमने भिगोई और हमने दाल बनाने की सोची, लेकिन पोस्टपोन हो गया, कुछ और बन गया, तो लगता है कि चलो अच्छा दही बड़े बना लें। और जब दही बड़े बनाए तो खूब फेंट के बनाए तो तारीफ मिलती कि भाई आजकल तो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो इस तरह की भी तारीफें हो जाती हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है मूंग दाल के लड्डू। तो ये लिखते हैं कि मूंग की धुली हुई दाल को धोकर सूती कपड़े पर फैला दे। सूखने पर उसे बारीक मिक्सी में पीस लें। उसके बाद घी में उसे थोड़ा हल्का भूरा रंग आने तक सेक लें। फिर कढ़ाई नीचे उतार कर रख लें। ड्राई फ्रूट्स और इलायची इन्हें पीसकर इसी मिश्रण में मिला दें। ठंडा होने पर इसी मिश्रण में पिसी चीनी मिलाकर लड्डू बांध लें। ये बहुत पौष्टिक होते हैं। वाकई बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लिखकर भेजी है सबने। और मूंग की दाल की पकौड़ी। तो मीठा मीठा व्यंजन खाने का मीठा सा गाना नहीं सुनना है आपको? हाँ सुनना है, सुनाओगे तो सुन लेंगे, तो सुन लेते हैं फिर बाद। तो तुम क्या पढ़ने वाली हो? दाल की पकौड़ी। बताओ जल्दी। दाल, छिलके वाली दाल को रात में भिगो दे, सुबह से हाथों से मसल कर धोए, उसके पश्चात छिलके उतर जाएंगे। इसके पश्चात उसे मिक्सी के जार में डाले, साथ में अदरक, साबुत लाल मिर्च डालकर दरदरा पीस लेवे। फिर मिश्रण में साबुत सौंफ, सूखा मोटा दरदरा धनिया, काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और फिर इस मिश्रण को मिलाकर उसमें धनिये को काटकर धोकर डाले। फिर मूंगफली के तेल में पकौड़ियाँ निकाले और हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत मजा आएगा। कितनी अच्छी। और इसके साथ में अगर चाय हो तो चाय तो देखो हर नाश्ते के साथ में अच्छी ही लगती है। तो लेकिन सबने रेसिपी बहुत अच्छी भेजी है। और एक लिखते हैं कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार मूंग की दाल और उसमें थोड़े चावल मिलाकर भिगो लें। 3-4 घंटे के बाद में पानी निकालकर इसे मिक्सी या सिलबट्टे पर अदरक, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, नमक के साथ बारीक पीस लें। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी मिला सकते हैं। घोल में मंगरौला, अजवाइन और बारीक कटी धनिया की पत्ती मिलाएं। अब तवा गरम करें, थोड़ा सा तेल का फैलाकर घोल को डालकर मध्यम आंच पर कुरकुरे सॉफ्ट चीले सेक लें। आप इसे धनिया पुदीना की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी या दही के रायते के साथ ले सकते हैं। आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज मिला सकते हैं। आप इसके साथ थोड़े मोटे प्लेन चीला बनाकर इन्हें छोटे टुकड़ों में कट करके आप सब्जी की ग्रेवी में डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। अप्पे बर्तन में सेक कर ये सब्जी की ग्रेवी इसकी बहुत बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होगी। वाकई आपने चीले के साथ साथ 2-3 आइडिया और दे दिए हैं, है ना? तो ये सचमुच तो ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि ये हम है ना मरीजों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल। घर में अगर पेशेंट है तो उन्हें भी एकदम तुम्हें याद है पहले जब कहा जाता था अभी कोई बीमार हुआ, अब तुम्हें मूंग की खिचड़ी खानी पड़ेगी, तो जिसको खाना होता तो वो उसका मुंह फूल जाता था। पर बहुत अच्छी लगती है मूंग दाल की खिचड़ी। उसमें भी सारी सब्जियां डाल दो, थोड़ा अदरक लहसुन डाल दो, थोड़ा प्याज डाल दो, तो वो खिचड़ी जो है ना गरम गरम वो खिचड़ी और उसमें 1 चम्मच घी डाल के तो उसके साथ पापड़ हो, दही हो, तो क्या उसका आनंद ही कुछ और होता है। ये मूंग दाल की खिचड़ी तो है ना हम महिलाओं के लिए बिल्कुल है ना वरदान जैसा है कि बहुत थक गए हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, उस वक्त मूंग दाल की खिचड़ी बना ही लेती है सारी महिलाएं। और सोनाली, मूंग की दाल के चाट बहुत अच्छी बनती है। आप मूंग की दाल को पीस करके खूब अच्छा सा फेंटे, इतना फेंटे कि वो सफेद सफेद हो जाए। फिर आप उसके गोले गोले आप तेल में तल लीजिए। फिर उसको बाउल में निकालिए, दोने में आप खाइए, दोने में उसको लीजिए, दही, मीठी चटनी, खट्टी चटनी और ऊपर से थोड़ी सी मूली कसी हुई, थोड़ा सा प्याज, हरी धनिया, टमाटर और थोड़े से बारीक वाले सेव डाल करके और अनार के दाने डाल करके आप उसको सर्व कीजिए, तो वो गोले बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पर एक मधुर सा गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल। नारायणी को यूं ही नहीं कहा जाता है और आज के युग में भी वो वाकई नारायणी बनी हुई है और खुद जॉब करते हुए अपने पूरे घर परिवार को संभाल रही है। तो वो भी बिना छुट्टी, बिना वेतन, उस नारी तू नारायणी को शत प्रणाम वंदन। और इसमें आप सभी सोच को हम सलाम करते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।